हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस एजुकेशन प्लेटफॉर्म। आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम लोग डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए मैथमेटिक्स के लिए एक मॉडल पेपर सीखेंगे। देखिए, इसके पहले कई मॉडल पेपर आपको कराए जा चुके हैं, उनको आप अच्छे से देख लीजिए, सीख लीजिए। सभी मॉडल पेपर और बहुत सारे एग्जाम स्पेशल क्लासेस आपके लिए चैनल पर अवेलेबल है। प्लेलिस्ट में जाकर के चैनल की आप उनको चेक कर लीजिए, देख लीजिए, ताकि आपकी तैयारी अच्छे से हो सके। सभी स्टूडेंट्स जो बहुत ज्यादा एग्जाम को लेके परेशान हैं, घबरा रहे हैं, उनको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। वो लोग केवल प्लेलिस्ट में जितना चैप्टर वाइज आपको पढ़ाया गया है वो सारे वीडियोस और उसके साथ साथ जो एग्जाम स्पेशल क्लासेस कराई गई हैं उनको देख लीजिए। कई साल के प्रश्न पत्रों को पिछले सॉल्व कराया गया, लगभग सभी प्रश्न पत्र सॉल्व हैं, उनको देख सकते हैं पिछले 4-5 सालों के। और उसी के साथ साथ कई मॉडल पेपर्स भी अवेलेबल हैं जिनको भी देख सकते हैं। उसी क्रम में ये अगला मॉडल पेपर है जो आपके सामने है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। आप लोग वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर करते रहिए। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर बहुविकल्पी प्रकार के 5 प्रश्न लिए गए हैं और इनके आंसर करिए और देखते हैं आगे। फिर इसको आगे बढ़ाते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे कहा गया है 30:120, 30:120 और समानुपात के साथ है x:30। इसमें x क्या होगा? तो देखिए, जब ऐसे 4 संख्याएं अनुपातिक और समानुपातिक रूप में लिखी होती है तो हमको करना क्या होता है। इसका करने का तरीका मैंने कई बताया कि बाहरी पदों का गुणनफल कर लीजिए। बाहरी पद मतलब 30 और ये वाला 30, यहां पर ये 300 है, सॉरी, तो 30 और 300 का गुणनफल कर लीजिए और वो बराबर होता है। देखिए, फॉर्मूला होता है, नियम होता है, बाह्य पदों का गुणनफल, बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल, मध्य पदों का गुणनफल। ये अनुपात में नियम होता है, जब 2 अनुपात समानुपात में लिखे होते हैं तो ये वाली संख्याएं मध्य पद कहलाती हैं, 120 और x जो यहाँ लिखे हैं, और ये जो कॉर्नर्स पे किनारे लिखे नंबर्स हैं ये बाह्य पद है, बाहरी पद है। तो बाहरी पदों का गुणनफल हमने लिख लिया बराबर मध्य पदों का गुणनफल, मतलब 120 गुणे x लिख लीजिए। बस अब x निकालना है तो ये वाला 120 इधर लाना पड़ेगा। भाई x निकालना है तो इसको इधर लाना पड़ेगा। तो इधर आप देख रहे हैं इस तरफ आपका 30 गुणे 300 है और इसके साथ ये 120 आकर के बटे में हो जाएगा बराबर x। अब बस इसी को सॉल्व कर लीजिए, आपका क्वेश्चन हो जाएगा। जैसे अब इसको हम काटते हैं, 3 से तो 3 चौके 12 और 3 दाम 30 और इसको देखिए 2 दूनी 4 2 पंचे 10, 2 से इधर देखिए 15, 15 पच्छे 75, ये आपका 75 आ गया। तो पहला आंसर आप देख रहे हैं ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया 75। इसी को करने का तरीका ये भी था कि पहले 2 अनुपात को ले लीजिए 30/120 और बराबर समानुपात की जगह बराबर लगा दीजिए। इन दोनों अनुपात को भी बटे में ले लीजिए x/300 और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, कैची गुणा वज्र गुणन कर लीजिए। 30 का तब भी वही आ जाता है, 30 गुणे 300 बराबर 120 गुणे x। तब भी देखिए यहां से ऐसा ही बन जाता और आगे इसको 120 को इधर लाके सॉल्व कर लेते, बिल्कुल ऐसा ही बनता। तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है, आपको जो विधि समझ में आ रही वैसा आप कर सकते हैं और आसानी से आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके पहले सब कुछ डिटेल में चैप्टर वाइज में बताया गया, तो आप लोग जिनको भी प्रॉब्लम हो बेसिक्स में वो चैप्टर वाइज देखें तो उनको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, जो भी डाउट होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है 64 पर -2/3 का मान क्या होगा। ऐसे प्रश्नों में अक्सर ये जो बटे की संख्या होती है वो इसके साथ कट जाती है जब हम इसको घात के रूप में लिखते हैं। तो 64 को घात के रूप में आप लिख सकते हैं। देखिए, एक तो जिसमें घात 3 आए, तो आपको मालूम है 4 की घात 3 हमेशा 64 होता है। भाई 4 गुणे 4 गुणे 4 अगर आप करते 3 बार, 4 चौके 16 चौके 64 हो जाएगा। तो इसका मतलब 4 की घात 3 लिख सकते हैं 64 को, और बाहर -2/3 है। अब जब 2 घातें किसी एक संख्या पर एक साथ 2 घातें होती है, जैसे मान लीजिए संख्या a है, इस पर घात अंदर m है और बाहर एक और घात है, तो इन घातों को गुणा कर दिया जाता है। ये नियम होता है, इसका नियम ये होता है। तो यही यहां भी होगा, 4 की घात 3 है ही और गुणा कर देंगे -2/3 दोनों घातों को, तो 3 कट जाएगा, ये नीचे और ये ऊपर, तो 4 पर केवल -2 बचेगा। और जब भी कभी किसी संख्या पर माइनस में कोई घात हो तो इसको 1 बटे में लिखते ही वो प्लस में हो जाती है। ठीक है, ये भी नियम होता है। तो इसको अगर हम 1 बटे में लिखें तो ये 4 की घात 2 हो जाएगा, जो -2 है वो 4 की घात +2 हो जाएगा। इसका मतलब 1/4 की घात 2 का मतलब 4 गुणे 4 यानी 4 चौके 16, तो ये आ जाएगा 1/16। इस प्रश्न का उत्तर ए पार्ट में दिया गया है, जो कि 1/16। आई होप आपको ये सभी प्रश्न अच्छे से समझ में आ रहे होंगे डिटेल में, और इनके बेसिक कॉन्सेप्ट भी आप अच्छे से समझ रहे होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए ये लिखा गया है, समुच्चय 0 लिखा गया है। यहाँ पर इसमें पूछा गया है कि इसमें कितने सदस्य हैं। तो देखिए, जब भी ऐसा कोई
आपका एक समुच्चय है, उसमें कुछ भी लिखा हो, समुच्चय हमेशा ऐसे करली ब्रैकेट में लिखा जाता है, इसमें कुछ भी लिखा हो, 0 लिखा हो, 1 2 3 कुछ भी, तो जितनी संख्या लिखी होंगी उतने ही सदस्य होते हैं। तो यहाँ पर लिखा है देखा जाए 0, लेकिन ये भी एक सदस्य माना जाएगा, तो ये एक सदस्य इसको काउंट कर लिया जाएगा। तो इसका मतलब इसमें सदस्य है 1। हाँ, अगर केवल कभी ऐसे बना के छोड़ दिया जाए और बोला जाए इसको क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं रिक्त समुच्चय। ध्यान रखिए, तो ये रिक्त समुच्चय होता है। तो इसको भी कई बार पूछा जाता है, या फिर इस ऐसे, या फिर केवल फाई ऐसे बना दिया जाता है, एक 0 बना के ऐसे काटा जाता है, तो ये ग्रीक लेटर इसको फाई कहते हैं। तो अगर ये बना दिया जाए तो इसको भी रिक्त समुच्चय कहते हैं, रिक्त समुच्चय कहते हैं। ठीक, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, लेकिन अगर इस ब्रैकेट के अंदर फाई भी लिख दिया गया तो ये एक मान लिया जाएगा, ये रिक्त नहीं रहेगा। तो इस तरीके से ध्यान रखिएगा, रिक्त समुच्चय होने के लिए सिर्फ अलग से फाई लिखा हो और या फिर केवल खाली ब्रैकेट हो, उसमें कुछ भी ना हो, तो ये दोनों प्रदर्शित करते हैं रिक्त समुच्चय को, एम्प्टी सेट को जिसको बोलते हैं। ये ध्यान रखिए। तो बाकी आप चीजें ध्यान रखिए, जितने भी, जैसे किसी भी इसमें 1 2 3 ऐसे 3 संख्या है, 4 संख्या लिखी है, पूछा जाए सदस्य कितने, तो आप कहेंगे 4 सदस्य। ऐसे कुछ भी A B C D E ऐसे लिखा है, तो ये कितने सदस्य हैं, 1 2 3 4 5 सदस्य हैं यहाँ पर। ये सब बेसिक चीजें हैं जो आप बहुत अच्छे से जानते हैं, और इन्हीं को कार्डिनल नंबर भी कहते हैं। ये सदस्यों की संख्या जो काउंट करके लिखी जा रही है, इसको कार्डिनल नंबर भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, कई बार हो सकता है ऐसे पूछ लिया जाए, कोई सेट इस तरीके से दे दिया जाए और कहा जाए इसका कार्डिनल संख्या क्या है, तो ध्यान रखिएगा जितने सदस्य हैं काउंट कर लीजिए। 4 है तो 4, जैसे इसके लिए 5 है तो यहाँ 5। या ऐसे पूछ लिया जा सकता है कि यदि a बराबर और यहाँ पर कुछ भी बोल दिया गया, 1 8 13 15 इस तरीके से कुछ भी लिख दिया गया और आपसे कहा गया इसके लिए NA कितना होगा। a समुच्चय का नाम है और n लगा के NA कितना होगा, तब भी वो इनकी संख्याओं को ही पूछना चाह रहा है कि इसमें सदस्य कितने हैं, तो ये 4 हो जाएगा। ठीक, ऐसे ही अगर कोई समुच्चय P इज इक्वल टू ऐसे लिखा है 2 4 6 और आपसे कहा जाए इसमें NP क्या होगा, ऐसे P ब्रैकेट में लिखा जाएगा, तो गिन लीजिए जितने हैं 3, तो 3 ही बोल देंगे। ये सब बेसिक बातें आप ध्यान रखिएगा और आई होप आपको ये बात बहुत क्लियर हो गई होगी, समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि काफी डिटेल हो जाएगा तो फिर मॉडल पेपर लेंथी हो जाएगा। नेक्स्ट, x² + 2x + 3 में x+1 से भाग देने पर, x+1 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा, रिमाइंडर क्या होगा। तो ध्यान रखिए, जब इसमें ऐसे प्रश्न आए और कहा जाए कोई एक एक्सप्रेशन दिया जाए, व्यंजक दिया जाए बीजगणित का, और उसमें किसी दूसरे व्यंजक से भाग किया जाए और शेषफल पूछा जाए, तो हमेशा ध्यान रखिए कि इस बात को, जो आपको जिससे भाग देना है, इसको आप 0 रख दीजिए, बराबर 0, और फिर x का मान निकाल लीजिए। तो ये +1 है, उधर जाएगा -1 हो जाएगा, तो बराबर -1, यानी x का मान -1, इसको यहाँ पर पुट कर दीजिए। इस वाले व्यंजक में ये x बराबर -1 जो आया वो रख दीजिए। तो यहाँ जब आप -1 रखेंगे x की जगह, तो x की जगह -1 रखेंगे, ऊपर स्क्वायर लगाएंगे, फिर प्लस है, फिर 2x का मतलब 2 गुणे x होता है, तो यहाँ 2 गुणे x का मान आप रखेंगे -1, जहां जहां x है वहां -1 रख देंगे, बाकी सब ऐसे लिख देंगे। -1 का वर्ग मतलब +1, क्योंकि आप जानते हैं -1 गुणे -1 करेंगे तो -1 प्लस हो जाएगा, 1 एकम 1 होगा, प्लस 2 एकम 2 हो जाएगा, लेकिन ये माइनस है ये प्लस है, तो प्लस माइनस का 2 हो जाएगा, और ये प्लस का 3। अब आप देखिए ये 1 और 3 प्लस का है, 3 1 4 हो जाएगा, उसमें 2 घट जाएगा तो 2 ही बचेगा भाई, 3 1 4 -2 मतलब 2 बचेगा। तो इसका राइट आंसर ए पार्ट में दिया गया 2। ऐसे प्रश्न अगर आते हैं करने को 1 नंबर में, बहुविकल्पी में, आती लघु में, तो आप बहुत आराम से कर सकते हैं। कोई भी एक्सप्रेशन हो, ऐसे ही कोई भी एक्सप्रेशन दिया जाए x² + 5x + 6 और आपसे कहा जाए इसको x+2 से भाग देने पर क्या शेष बचेगा, तो x+2 को पहले 0 रखिए, फिर x का मान निकालिए, कितना आएगा -2, और भाई ये +2 उधर जाएगा -2, इस x बराबर -2 को जहां जहां x है वहां वहां पुट कर दीजिए और सॉल्व कर दीजिए, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा, वही शेष हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप समझ रहे होंगे। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन बहुविकल्पी का, अर्धवृत्त में बना कोण होता है। देखिए हमेशा किसी भी वृत्त के लिए मैंने आपको बहुत डिटेल में समझाया है कि किसी भी वृत्त में अगर जो व्यास होता है, ये वृत्त को 2 आधे भागों में बांटता है, ऊपर भी एक अर्धवृत्त, नीचे भी एक अर्धवृत्त। व्यास के सिरे हमेशा किसी भी अर्धवृत्त में, चाहे ऊपर वाले चाहे नीचे वाले में, जहां भी कोण बनाएंगे, कहीं भी बनाए, तो वो हमेशा 90 डिग्री का बनाते हैं। ध्यान रखिए, जिसको हम समकोण भी कहते हैं। 90 डिग्री को हम कहते हैं समकोण, या एक समकोण के बराबर।
एक समकोण का मतलब 90, दो समकोण का मतलब 90 गुणे 2 180, ऐसे भी पूछा जाता है। कई बार ये अलग अलग रूपों में प्रश्न बहुत पूछा जाता है और बहुत इंपॉर्टेंट है। अर्धवृत्त में बना कोण 90 डिग्री होता है। 90 डिग्री को ही हम π/2 कहते हैं। π/2 इसलिए कहते हैं रेडियन में, ये डिग्री में मान है और ये मान रेडियन में है। ठीक है, इसको रेडियन में मान कहते हैं और ये 90 लिखा है तो ये डिग्री में मान है। π/2 का मतलब ये 90 इसलिए क्योंकि पाई का मान 180 डिग्री होता है। 180/2 करेंगे तो क्या आएगा, 90 ही आएगा। तो ध्यान रखिए, कई बार ऐसे इस तरीके से भी पूछा जाता है, पिछले एग्जाम में पूछा गया था। तो यहाँ पर π/2 अगर 90 डिग्री लिखा होता, पाई के टर्म्स में ना होता तो 90 को टिक करते। ठीक है, तो ये इस तरीके से ध्यान रखिए कि अब जैसे इनके सबके मान बताने, तो पाई है 180 हो जाएगा, ये π/2 180/2 मतलब 90, तो यही आंसर हो गया क्योंकि अर्धवृत्त में बना कोण 90 होता है। 2 पाई का मतलब 2 गुणे 180 तो ये 360 हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ 180 रख के सरल करके सब मान आ जाते हैं और आपका आंसर आपको पता चल जाता है। तो आई होप आपको सभी बहुविकल्पीय प्रश्न अच्छे से समझ में आ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को उठाते हैं और सॉल्व करते हैं। अब आप सभी के सामने अति लघु उत्तरीय प्रकार के प्रश्न लिखे हैं, इनको सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे कहा गया कि दो घन है जिनकी भुजाएं 3 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। तो दो घन दिए गए जिनकी भुजाएं दी गई। जैसे पहले घन के आपको मालूम है कि घन की भुजा अगर दी हो और आपसे आयतनों का अनुपात यहाँ पूछा गया है, तो घन का जो आयतन होता है, इसका सूत्र आप सभी जानते हैं कि घन का आयतन यानी वॉल्यूम ये होता है भुजा की घात 3। जो भी भुजा दी हो उसका घात 3, इससे आयतन निकल जाता है। तो हमें दो घन है और दोनों घनों की भुजाओं के बारे में पता है, एक 3 एक 9 सेंटीमीटर। तो उनके आयतन निकाल के बटे कर देंगे तो अनुपात मिल जाएगा। तो इसी तरीके से हम घनों का अनुपात निकालेंगे। तो ऐसे लिख सकते हैं कि भाई पहले घन का आयतन तो वो हो जाएगा आपका भुजा की घात 3, तो 3 सेंटीमीटर, इसका घात 3 कर देंगे, भुजा की घात 3 इसी सूत्र के हिसाब से। और बटे दूसरे घन का आयतन, क्योंकि दोनों का अनुपात बताना है इसलिए बटे करना पड़ रहा है। तो दूसरे घन का आयतन, अब दोनों घनों का आयतन ले लिया और इसका भी इधर बटे कर लीजिए फिर। तो ये 9 सेंटीमीटर है, इसका भी घात 3, बस इसी को सॉल्व कर दीजिए, आंसर हो जाएगा। 3 की घात 3 का मतलब 3 गुणे 3 गुणे 3 और 9 की घात 3 का मतलब 9 गुणे 9 गुणे 9, मतलब 9 को 3 बार गुणे में लिखना है। ये सब बेसिक बातें आप जानते हैं। तो 3 एकम 3, 3 तिहाई 9, 3 एकम 3, देखिए ये सब 3 से कट जाएंगे और ये अब बचेगा, ऊपर तो एक ही बचेगा, नीचे 3 त्रिक 9 त्रिक 27 बचेगा। तो इसी को आप कह सकते हैं 1:27। ये जो 1/27 है इसको 1:27 भी कह सकते हैं। ये आपका आंसर हो गया पहले ये क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आप समझ गए होंगे कि कैसे करना है। आई होप आपको ये बढ़िया से समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। इसमें कहा गया 8 पर घात में है 5 - 5, इसका मान क्या होगा। तो आपको मालूम है कि 8 पर जैसे 5 में 5 माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा और किसी भी संख्या पर घात में 0 हो तो उसका मान 1 होता है। वो संख्या कुछ भी क्यों ना हो, जैसे x लिखा है घात में 0 तो 1 ही आएगा। अगर 210 लिखा है और इस पर घात में 0 लिखा है तो भी इसका मान 1 आएगा। कितनी भी बड़ी संख्या क्यों ना लिखी गई हो, उस पर अगर घात में 0 है तो मान 1 ही होगा, कोई भी संख्या क्यों ना। तो 8 की घात 0, भाई 5 में से 5 गया 0, तो 8 पर घात 0 होगा तो इसका मान 1 हो जाएगा और यही उत्तर हो जाएगा इसका 1 इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का। आई होप आप इस बात को अच्छे से समझ गए होंगे। डिटेल में इसको पढ़ाया गया है अच्छे से, चैप्टर वाइज क्रम में, प्लेलिस्ट में आप लोग जाकर के देख सकते हैं। चेक के प्रकारों को समझाइए। देखिए जो चेक है मुख्यतः आप में 3 प्रकार के चेक है, 3 प्रकार के चेक है, उनके नाम आपको समझाने हैं। और वो क्या है, पहला जैसे आपका है, पहला आपका हो जाएगा वाहक चेक। जो चेक होते हैं 3 प्रकार के हैं। वाहक चेक, वाहक मतलब बियरर चेक, जिसका खाता है वो अपने नाम चेक लेकर के अमाउंट भर के पैसे बैंक से निकाल सकता है, या किसी के नाम करके भी उसको साइन करके वो भी पैसा निकाल सकता है। और एक होता है आदेशित चेक। आदेशित का मतलब यही है कि जिसकी चेक है उसने आदेश के रूप में उसमें चेक में अमाउंट फिल कर दिया और सारे डिटेल फिल करके साइन करके दे दिया, और जिसके नाम किया गया है जो भी पर्सन है वो उस अमाउंट को निकाल सकता है। तो ये आदेशित चेक हो गया। इसके बाद एक होता है रेखांकित चेक। तो आपको यही तीनों लिखने थे, समझाने की बात है तो आप बस यही बता सकते हैं कि इनका रोल क्या है, थोड़ा सा एक एक लाइन लिख सकते हैं। जैसे रेखांकित चेक वो होती है कि जिन चेक को हम किसी को अकाउंट में लगाने के लिए देते हैं, डायरेक्ट उसको कैश नहीं किया जा सकता इस पैसे को। इसमें सब में इन दोनों चेक में कोई भी पर्सन, जैसे वाहक स्वयं अपना जाकर के चेक भर के पैसा निकाल सकता है,
आदेशित चेक किसी के नाम, जैसे आपके चेक है और आपने एक्स पर्सन है, कोई वाई को आपने इसका नाम कर दिया और इसको 5,000 रुपए या कितने भी रुपए आपने फिल कर दिया, वो मिल जाएंगे उसको। आपने साइन किया, आपका अकाउंट है, इस पर्सन को मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन ऐसे ही रेखांकित चेक है, तो रेखांकित चेक क्या होती है? ऐसी चेक होती है जो किसी को अकाउंट में ही पे होती है, उसके जैसे किसी का अकाउंट मेंशन कर दिया और उसके अकाउंट में बैंक द्वारा दिया जाएगा। तो उसमें क्या होता है कि चेक के कॉर्नर पर 2 तिरछी लाइनें समांतर रेखाएं ऐसे बना दी जाती हैं और ये आपका अकाउंट रेखांकित चेक कही जाती है। जितने भी चेक होंगे उसमें या तो केवल समांतर लाइनें बना दी जाएंगी या यहाँ पर समांतर लाइनें बना करके इसमें कुछ भी लिख देंगे, जैसे अकाउंट पे ही लिख दिया जाएगा, मतलब अकाउंट में ही पे होगा, या एंड कंपनी, किसी कंपनी को ही देना है तो एंड कंपनी लिख दिया, नॉन निगोशिएबल लिख दिया गया, ऐसे वर्ड्स लिख दिए जाते हैं। तो उसके हिसाब से उसको जिस भी कंपनी को, जिस फर्म को दिया गया होता है उसके अकाउंट में पे हो जाता है, या जिस पर्सन को दिया जाता है उसके अकाउंट में वो चेक से पैसे ट्रांसफर बैंक के माध्यम से होते हैं, उसको डायरेक्ट हैंड में कैश, हाथ में कैश में नहीं मिलेगा पैसा। तो ये चेक के प्रकार है और इनको आपने अच्छे से पढ़ रखा है, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी आपको। क्वेश्चन नंबर 9, इसमें बोला गया 10 की घात -1 बराबर 0.1 को लघुगुणक रूप में लिखिए। लघुगणक रूप में जब भी किसी घातांक वाली संख्या को लिखना हो, ये घातांकी रूप है जो इस समय है, इसको कहते हैं घातांकी रूप, और आपको इसको लघुगणकीय रूप में लिखना है तो क्या करते हैं, ध्यान दीजिए, लॉग लिखेंगे ऐसे, और ये जो संख्या इसको ऐसे ही रहने देंगे सामने, ठीक है, बेस में। ये जो संख्या है इसको बेस में लॉग के लिखेंगे, 10 है तो 10 यहाँ बेस में लिखेंगे और ये वाली संख्या सामने आ जाएगी ठीक लॉग के, तो 0.1। और ये जो -1 है, देखिए बस इतना इनका स्विच होता है, ये वाली संख्या यहां आ जाएगी और ये संख्या यहां आ जाएगी। जैसे 0.1 इधर लॉग के साथ आ गया, -1 आपका इधर आ जाएगा। इसको कुछ ऐसा समझ लीजिए, जैसे आपको 2 की घात 3 बराबर 8 लिखा है, इसको लॉग में लिखना है, ये घात का रूप है आप जानते भी हैं, तो इसको लॉग में लिखना है तो आप क्या करेंगे, लॉग लिखेंगे, 2 है तो इसको बेस में रहने देंगे, 8 इसके सामने लॉग के आ जाएगा और ये जो 3 है ये 8 की जगह चला जाएगा, बस। तो जब भी कभी इस तरीके से दिया जाए तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। भाई अगर ये दिया गया होता, आपको ये दिया गया होता और कहते लॉग के रूप में लिखो, तो आप क्या करते, इसको लॉग के रूप में दिया गया होता और घात के रूप में पूछता तो आप क्या करते, ये जो बेस में संख्या है इसको 2 को ऐसे रहने देते और ये जो इधर है इसको इस पर घात लगा देते और 8 को इधर पहुंचा देते इस केस में। तो ये लॉग से घात रूप में आ गया घातांकी। तो किसी भी रूप में आपसे पूछा जा सकता है। ये बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन होते हैं और बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं और इसको आप बहुत इजीली कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है। जैसे आपका है 4 की घात 3 बराबर 64 और आपसे कहा गया लॉग रूप लिखे, तो आप लॉग लिखें और यहाँ लॉग के जी के नीचे थोड़ा सा इधर 4 को थोड़ा नीचे लिख देंगे, जिसको बेस में बेस बोला जाता है, बेस नंबर हो गया। और ये 64 इसके ठीक सामने आ जाएगा और बराबर में ये 3 64 के स्थान पर पहुंच जाएगा, जो घात वाली संख्या, बस ये होता है। ऐसे अगर ये कहीं लिखा है आपको, तो इससे अगर घात रूप में लिखना है तो आप क्या करेंगे, ये जो बेस में संख्या ऐसे ले लेंगे, इधर वाली संख्या को ऊपर घात में लिख देंगे, 64 को इधर पहुंचा देंगे, बात खत्म। तो दोनों तरीके से आप इसको कर सकते हैं। कभी लघुगुणक रूप दिया जाएगा तो घातांकी रूप, कभी घातांकी रूप दिया जाएगा तो लघुगुणक रूप लिखने को आपसे बोला जाएगा। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी और आप इसको लिख सकते होंगे आराम से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, इसमें कहा गया है कि एक समुच्चय दिया गया 1 2 3 और कहा गया इसके सभी उप समुच्चय लिखिए। तो जब भी उप समुच्चय लिखने को आएगा तो सबसे पहले ध्यान रखिए, प्रत्येक समुच्चय का एक रिक्त समुच्चय होता है। ऐसे बना देंगे, 0 करके काट देंगे तो इसको 5 बोलते हैं, मैंने अभी बताया था ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी। ये तो सभी का के साथ होता है, जैसे होता है ना कि हर एक संख्या के साथ 1 गुणे में होता है। जैसे 7 लिखा है तो आप 7 गुणे 1 कह सकते हैं, 5 लिखा है तो 5 गुणे 1 मान सकते हैं, 103 लिखा है तो आप इसके साथ गुणा 1 सबके साथ अंडरस्टूड होता है। इसी प्रकार से उप समुच्चय में जब लिखते हैं समुच्चयों के लिए, तो उसका सबका एक ये उप समुच्चय होता ही होता है, रिक्त जिसको बोलते हैं, खाली रिक्त समुच्चय, जिसको नल सेट बोलते हैं या वॉइड सेट बोलते हैं या एम्प्टी सेट भी बोलते हैं। तो ये तो लिखना ही लिखना है सभी के लिए, जब जब उप समुच्चय लिखना। उसके बाद सबको सिंगल सिंगल लिखिए, जैसे 1 2 एक एक ब्रैकेट में ऐसे लिखेंगे, 3। अब फिर क्या होगा, देखिए 1 2 जितने पेयर बने, 1 के साथ 2, 1 के साथ 3, है ना, ये हो जाएगा, और 1 के साथ 3 हो जाएगा, इसके बाद 2 के साथ 3 हो जाएगा, और कोई रिपीट नहीं होना चाहिए, ये बात ध्यान रखिए। इसके बाद सीधे 1 2 और 3 तीनों हो जाएंगे, और कोई तो हो नहीं सकता, तो सारे रूप आपके लिख दिए गए। इस प्रकार से जब आप लिख देंगे तो सभी उप समुच्चय हो जाएंगे, जो भी दिया गया समुच्चय होगा उसका उप समुच्चय सभी का हो जाएगा, चाहे कुछ भी क्यों ना दिया जाए,
जैसे अगर वो a और कॉमा b दो संख्या देता है, ऐसे कहता है इसके सभी उप समुच्चय लिखिए, तो पहले तो 5 लिख दीजिए, फिर a लिखेंगे, फिर b लिखेंगे अलग अलग, और फिर सीधे ab हो जाएगा। क्योंकि इसमें a का b लिखे या b का a लिखे कोई फर्क पड़ता नहीं, तो ये 4 इसके उप समुच्चय होंगे। ऐसे ही जितने भी हो आप इसी प्रकार से जितने सेट बन सकते हैं बना सकते हैं। आई होप आप इनको समझ गए होंगे अच्छे से और इसको आप कर सकेंगे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है 3, 5, 6 और a का समांतर माध्य 5 है। 3, 5, 6 और a इनका समांतर माध्य 5 है। तो आप ये चीज कर सकते हैं, समांतर माध्य का आपको सूत्र मालूम है, समांतर माध्य या माध्य एक ही बात है। तो समांतर माध्य क्या होगा, जितने भी पद हैं उनका योग, मतलब उनको जोड़ देंगे 3, 5 और 6 और a, और फिर जितने पद थे उनकी संख्या 1, 2, 3, 4 पद है तो 4 से भाग कर देंगे। ठीक है, तो ये सभी चीजें आप जानते हैं बहुत अच्छे से, तो इनको आप बहुत ढंग से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये अब बस इसी को सॉल्व करना है। यहां पर समांतर माध्य के स्थान पर भी दिया था कि इन चारों का समांतर माध्य 5 है, तो हम इस समांतर माध्य के स्थान पर 5 लिख सकते हैं। फिर बराबर लगाए, बराबर लगाएंगे, इनको जोड़िए, 3, 5, 8, 8, 6, 14 और प्लस में ये a है ही, भाई ये संख्याएं जुड़ गई, तो बाकी प्लस में a तो जुड़ेगा नहीं, ऐसे लिख लेंगे, बटे 4। 4 इधर आएगा क्योंकि इधर बटे में, तो इधर आएगा गुणे में हो जाएगा, तो 5 के साथ ये गुणे में हो गया, इधर 14 प्लस a, 5 चौके 20, 20 बराबर 14 प्लस a, 14 इधर प्लस में है तो इस तरफ माइनस हो जाएगा, 20 के साथ 14 माइनस हो जाएगा, तो a की वैल्यू आ जाएगी 20 में 14 माइनस होगा तो 6 आंसर आ जाएगा। तो इन चारों का जो समांतर माध्य आया वो उत्तर 6 आ गया। ठीक है, तो मुझे आशा है आपको ये सभी प्रश्न भी अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ये अति लघु उत्तरीय प्रकार के जो भी प्रश्न आपके बन सकते थे वो बनाए जा रहे हैं। इसी प्रकार से आपको बीच बीच में मॉडल पेपर मिलते रहेंगे, और अच्छे से जिन लोगों को बेसिक में प्रॉब्लम है वो सभी चैप्टर्स पढ़ाए गए हैं, बहुत डिटेल में एक एक चैप्टर पढ़ाया गया, और बहुत ज्यादा कंटेंट आपके लिए अवेलेबल है। जितने बच्चे उन कंटेंट को पढ़ लेंगे, प्लेलिस्ट में जाकर देखिए चैनल पर, उनको पढ़िए। एक आपका चैप्टर वाइज डीएलएड थर्ड सेमेस्टर चैप्टर वाइज के नाम से लिखा होगा, उसमें सारे वीडियोस होंगे एक एक चैप्टर डिटेल में, और एक होगा डीएलएड थर्ड सेमेस्टर एग्जाम स्पेशल क्लासेस। एग्जाम स्पेशल क्लासेस में भी आपको मॉडल पेपर और सारे प्रीवियस ईयर पेपर ये सब मिल जाएंगे जो कराए गए। तो आप अच्छे से इनको पढ़िए, सीखिए और आगे बढ़िए। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम लोग लघु उत्तरीय प्रकार के प्रश्नों को सरल करते हैं। अब आपके सामने लघु उत्तरीय प्रकार के प्रश्न है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया है कि एक कमरे की लंबाई, आपको कमरे की लंबाई दी गई है। ठीक है, तो आप इसको लंबाई दिया गया है तो L बराबर लिख लेंगे कितना, 5 मीटर, लंबाई 5 मीटर। फिर कमरे की चौड़ाई दी गई है, चौड़ाई को हम B से लिखते हैं, और ये आपका है 450 सेंटीमीटर। और इसके बाद ऊंचाई दिया गया है, कमरे की ऊंचाई, हाइट जिसको H से लिखेंगे, और ये बोला गया है 35 डेसीमीटर। अब इसके बाद आपसे कहा गया इस कमरे में कितनी हवा आएगी। तो देखिए, जिस कमरे में बैठे आप पढ़ रहे हैं, किसी भी शेप में, किसी भी आकार में जितना कोई वस्तु स्थान घेर सकती है उसको आयतन बोलते हैं। मतलब कमरे में जितना हवा भर सकती है वही उसका आयतन है। तो इसका मतलब आयतन का अर्थ, दूसरे शब्दों में ये पूछना आयतन ही चाह रहा है, तो आपको आयतन निकालना है, उतनी ही हवा बोल दी जाएगी, लेकिन किसमें बोला जाएगा, घन मीटर में। इसका मतलब जब भी ये कभी आए कि किसी कमरे में कितनी हवा है, तो इसका मतलब उस कमरे का आयतन बताना है। और कमरा क्या होता है, घनाभ होता है, यानी क्यूबॉइड फॉर्म का होता है। तो आपको बताना तो सिंपली आयतन ही है, और यही आयतन ही हवा की मात्रा हो जाएगा। और इसमें बस केवल मीटर में बताना है, घन मीटर में। घन मीटर कहे या मीटर की घात 3 कहे, एक ही बात है। और आयतन की यूनिट भी यही होती है, इकाई भी घन मीटर होती है। तो इसमें बस सब मीटर में होने चाहिए, इस प्रश्न की डिमांड ये। तभी आपको आयतन पता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, तीनों को गुणा करेंगे तो ये भी मीटर, ये भी मीटर, ये भी मीटर, तो मीटर की घात 3 यानी घन मीटर हो जाएगा। लेकिन अब तीनों मीटर में है नहीं, बस ये तो मीटर में, इसको ऐसे रहने दीजिए। इसको मीटर बनाने के लिए 450 को 100 से भाग करना पड़ेगा, क्योंकि सेंटीमीटर से मीटर बनाना है, तो ये 0 कटेगा, ये 4.5 मीटर बन जाएगा। ये बन गया। इसके बाद इसको बनाइए, 35 डेसीमीटर को 10 से भाग करते हैं तो डेसीमीटर को 10 से भाग करके मीटर बनाया जाता है, ये 3.5 मीटर बन जाएगा। ये ध्यान रखिए। तो इस प्रकार से आपको ये चीजें क्लियर हो गई। अब आप केवल यहाँ मान रख दीजिए, लंबाई है 5, चौड़ाई है 4.5, ऊंचाई है 3.5, गुणा कर दीजिए, यही आपका, क्योंकि ये भी मीटर, ये भी मीटर, ये भी मीटर, तो सब जो आएगा वो घन मीटर आएगा।
चाहे आप घन मीटर कहिए या ऐसे मीटर की घात 3 कहिए, एक ही बात है, क्योंकि 3 बार मीटर का गुणा होगा तो मीटर की घात 3, घात 3 को ही तो घन कहते हैं, इसलिए घन मीटर हो जाएगा। अब ये आंसर हो जाएगा, बस इसी को गुणा करना है। तो आप देखिए, इसको अगर आप गुणा करते हैं तो 55 आप अलग से गुणा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 55 5 चौक के 20 2 22, 55 के 5 2 5 के 20 2 22, 22.5 गुणे 3.5। अब हम 22.5 को 3.5 से गुणा कर देंगे, यही आंसर हो जाएगा। 55 2 5 दूनी 10 2 12, 55 के 5 2 5 दूनी 10 2 12, 1 5 दूनी 10 1 11, और तीनों 25 15 के 5, 3 दूनी 6 1 7, 3 दूनी 6, ये आपका हो गया 5 7 8 और 7। एक बार चेक कर लीजिएगा कहीं पर कोई मिस्टेक हो, एक अंक पे यहाँ एक अंक पे यहाँ, 2 अंक पे दशमलव हो जाएगा। तो ये लगभग आपका 78.75 मीटर की घात 3 या घन मीटर आ गया उत्तर। इसको आप एक बार मल्टीप्लाई ढंग से देख लीजिएगा, कहीं कोई मिस्टेक हुई हो तो उसको सही कर लीजिएगा, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन बहुत ही इजी था, बस केवल इसमें डिमांड जो थी उसको समझना था और कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, निम्नांकित चित्र में कोण एडी। ये चित्र मैं अलग से बनाए दे रहा हूं, इसको आप ध्यान से समझ लीजिए। ये आपका वृत्त है और यहां से आपका ये कुछ केंद्र बना हुआ है दूर, और यहाँ केंद्र वो है जो भी मान सकते हैं। ये रेखा BC है, ध्यान दीजिएगा, और यहां से ये जो आपका कोण बन रहा है ये पॉइंट D बोला गया है, और इधर से कहीं इधर ये आपका A है। तो इस तरीके से, और ये जो काट रहे हैं ये बिंदु E है। यहां का कोण आपका बताया गया इतना 135 डिग्री। तो अब आपको और एक और बताया गया है कोण ACD, ACD मतलब यहां का कोण, ये 20 डिग्री भी दिया है, देखिए ACD भी दिया है, इसको भी बना लीजिए। A से चलेंगे CD मतलब ये इतना पार्ट 20 डिग्री दिया है। तो अब आपको यहां पर बताना है CAB, यहां वाला कोण आपको बताना है। तो ध्यान दीजिए आप, अगर आप इस रेखा को देखिए, केवल AEC वाली रेखा देखिए, इसको मैं अलग से बना देता हूं। ये A पॉइंट उठा लीजिए, फिर यहां से E, यहां कहीं बीच में मान लीजिए E है, और ये पॉइंट C है। मैं इस पूरी लाइन की बात कर रहा हूं, आप इसको समझिए, मैं अलग से आपको समझा रहा हूं बना के। अगर ये देखा जाए और ये रेखा काट रही BD, तो इसको ऐसे काट रही रेखा एक, ठीक है। तो यहां का कोण आपको बताया गया ये वाला 135, AED, ये D पॉइंट है ना, ये B पॉइंट है। अगर ये वाला 135 है, सबसे सिंपल सी बात है, अगर ये 135 है तो ये दोनों मिलाकर के कितना होता है 180, क्योंकि किसी रेखा पर अगर कोण बन रहा है तो पूरा कोण हमेशा 180 होता है, ठीक है। तो ये 180 होता है, जाहिर सी बात है, जिसको हम रैखिक युग्म के कोण कहते हैं। इन दोनों कोणों को रैखिक युग्म कहेंगे। अगर ये x है ये y है तो x प्लस वाई का योगफल 180 होगा, ये रैखिक युग्म के कोण कहलाते हैं। तो ये बात आप ध्यान रखिए। इसका मतलब अगर 180 है तो इधर का ये 135 है, तो ये हम पता कर सकते हैं। इसको हम अगर x मान लें कुछ समय के लिए, तो ये x हम पता कर सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, ऐसे डायग्राम में उसको x मान सकते हैं, तो फिर x और 135 को मिला करके आप 180 करेंगे, क्योंकि ये कौन से कोण है, रैखिक युग्म। ये रैखिक युग्म लीनियर पेयर एंगल है, रैखिक युग्म के कोण है, इसलिए इनका ये विशेषता हुई कि उनको जोड़ने पर 180 होना चाहिए। ये पूरा मिला के ध्यान दीजिए। तो x का मान आ जाएगा 180 में, अब ये 135 उधर जाके माइनस होगा, इससे आपका देखिए 35 5 40 45 आ जाएगा। x का मान 45 आ गया, यानी इस स्थान पर 45 होगा। अब आप देखिए जो x था यहां पर 45 हो जाएगा। अब आप एक छोटा सा ट्रायंगल देखिए, यहां पर एक छोटा सा ट्रायंगल दिख रहा है, त्रिभुज, ये देखिए CDE, एक त्रिभुज आपको दिख रहा है CDE। देखिए ऐसे आपको त्रिभुज बना दिख रहा होगा, ये वाला पॉइंट आप C कह लीजिए, ये D कह लीजिए, ये E कह लीजिए। तो यहां का कोण ये 45 आ चुका है, ये वाला कोण आपका 20 दिया हुआ है पहले से क्वेश्चन में, तो ये अपने आप निकल आएगा, क्योंकि तीनों कोणों का योगफल क्या होता है 180। तो आप बोलेंगे कौन से त्रिभुज में, त्रिभुज CDE में। त्रिभुज CDE में अगर हम तीनों को जोड़ें 20 और 45 और प्लस ये वाला कोण, इसका नाम क्या है, BDC कह सकते हैं, BDC। ये वाला कोण जो है कोण BDC कह सकते हैं, तो इसको नाम लिख दीजिए BDC। और इन तीनों को जोड़ के 180 होगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 होता है।
अब जोड़िए 45 20 हो जाएगा 65, 65 पर प्लस कोड बीडीसी बराबर 180, ये 65 उधर माइनस हो जाएगा तो कोड बीडीसी 180 में 65 माइनस करके आ जाएगा, 65 माइनस करेंगे तो आपका कितना आएगा 115 डिग्री आ गया बीडीसी, ये वाला 115 आ गया। तो अब आप देखिए यहां से ये कोण 115 आ गया, तो जितना कोण ये होगा वही ये होगा, क्योंकि आपको एक प्रॉपर्टी पता है, देखिए ध्यान दीजिए, अगर कोई भी कहीं पर एक ही वृत्तखंड में दो कोण बन रहे हैं तो वो बराबर होते हैं। जैसे इस तरीके के दो कोण बनेंगे तो ये बराबर होंगे, जितना ये होगा उतना ये। तो हम ये निकाल चुके हैं 115, तो ये वाला कोण भी आपका डायरेक्ट आप लिख सकते हैं कि ये भी 115 होगा, और यही आपसे पूछा गया था। तो यहां पर आपसे पूछा गया था कोण CAB वो बराबर होगा कोण BDC के ही, जो आपने BDC फाइंड किया है, और ये 115 फाइंड किया है, तो इसलिए ये भी CAB भी 115 हो जाएगा। इसको ध्यान रखिए, इस तरीके से आप ऐसे प्रश्न को सॉल्व करेंगे। और बाकी सर्कल में अगर किसी भी तरीके के क्वेश्चन में डाउट है तो आप अच्छे से, सर्कल बहुत ढंग से विधिवत पढ़ाया गया है, आप लोग एक एक पॉइंट देख सकते हैं, समझ सकते हैं और फिर उससे सीख सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए क्या कहा गया है, 3/5 की घात 0 प्लस 3/5 की घात 1 प्लस 3/5 की घात 2, और ये ब्रैकेट क्लोज करके डिवाइड करना है, और इधर लिखा गया है 7/5 स्क्वायर। ठीक है, तो इसको सॉल्व करना है, तो सरल कर लीजिए आराम से, कोई दिक्कत की बात नहीं। देखिए किसी भी संख्या पर घात 0 हो, मैंने बताया कोई भी संख्या घात 0 तो उसका मान हमेशा 1 होता है। तो 3/5 पर भी घात 0 तो इसका मान तो 1 ही हो जाएगा, प्लस 3/5 पर घात 1 ही है तो घात 1 का मतलब जैसे 3 पर घात 1 है तो वो 3 ही रहेगा, 5 पर घात 1 है तो वो 5 ही रहेगा, तो ये 3/5 ही रहेगा। फिर प्लस 3 पर घात 2 का मतलब 3 गुणे 3 मतलब 3 3 9, और 5 पर भी तो 25 हो जाएगा। ये संख्या इधर सॉल्व हो गई। इधर आप देख लीजिए तो 7 7 49, 49/25 ये हो जाएगा भाई, 7 का भी वर्ग और 5 का भी वर्ग। अब आप इसको जोड़ेंगे, इनका हर बराबर करेंगे तो इसमें नीचे लासा लेंगे भाई, इसके नीचे कुछ नहीं तो बटे 1 मानेंगे, 1 5 और 25 का लासा लेंगे तो 25 ही आएगा। आप 1 5 और 25 का ऐसे लासा लेंगे तो 50 25, 5 एकम 5 और 50 25, फिर 5 से तो सब 1 1 हो जाएगा, फिर ये गुणा होके 25 आएगा। ऐसे भी डायरेक्ट आपको मालूम है देख के 25 होगा। तो 25 अगर ये हुआ तो अब हम 25 सबको बनाएंगे, पहले हर बराबर करेंगे, तो यहाँ एक को, इस हर को 25 बनाने के लिए 25 से ऊपर नीचे गुणा करना पड़ेगा, तो ऊपर 25 हो जाएगा, नीचे तो सबके बटे हम इकट्ठे 25 लिख लेते हैं। इसको 25 बनाने के लिए 5 से गुणा करेंगे, नीचे भी तो 5 से ऊपर भी करना पड़ेगा, ऊपर 5 से 15 हो जाएगा, नीचे 50 25, तो इकट्ठे मैंने लिख लिया है सबको। यहाँ पर 25 है ही है तो बात खत्म, यहाँ कुछ करना ही नहीं। और फिर डिवाइड में 49 डिवाइड में आप देख रहे हैं कि 49/25 है, इसको ऐसे लिख लेंगे। अब आप देखिए यहाँ पर क्योंकि इसको जोड़ेंगे तो ये भी देखिए 25 15 40 9 49 हो जाएगा, 49/25, और इसको भाग भी 49/25 से करना तो उत्तर 1 आएगा, क्योंकि सेम संख्या को सेम संख्या से भाग करते तो 1 ही आता है। लेकिन फिर भी देख लीजिए कैसे होगा, 49/25 ये रहा, भाग के चिन्ह को गुणा बनाते हैं और ये हमेशा पलट जाता है, रूल आपको मालूम है। 25 ऊपर 49 नीचे कर देंगे, 49 से 49, 25 से 25 कट जाएगा, तो 1 इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा और इसको आप ढंग से कर सकेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोग वीडियोस को शेयर जरूर करिए अपने फ्रेंड्स में, अगर आपको अच्छे से समझ में आ रहा, पसंद आ रहा है तो आप शेयर जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, ₹500 का 4% वार्षिक ब्याज की दर से, 500 जो दिया है रुपए है, मतलब ये मूलधन है, और मूलधन को आप P से लिखते हैं, ₹500 दिया गया है। इसके बाद ब्याज की दर दी गई है, दर को R से लिखा जाता है, कैपिटल या स्मॉल जैसा भी लिखना चाहे, 4%, और टाइम समय आपका 2 वर्ष है, समय आपका 2 वर्ष है। समय को साधारण ब्याज में T से लिखते हैं और चक्रवृद्धि ब्याज में N से लिखते हैं। और इसी प्रकार से आपको इनका अंतर बताना है, तो जो भी बताना है, जैसे पहले हमें साधारण ब्याज भी बताना है और चक्रवृद्धि ब्याज भी बताना है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले साधारण ब्याज निकाल लेते हैं। साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट जो कि होता है मूलधन P गुणे R गुणे T, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। यहां पर मान रख दीजिए 500, दर है 4%, समय 2 वर्ष बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा,
5 दूनी 10 चौके 40, 40 रुपए आ गया साधारण ब्याज। अब हम इसी प्रकार से इसका चक्रवृद्धि ब्याज लिखेंगे। चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट जो कि होता है, इसका सूत्र आप पहले a बराबर p 1 प्लस r बटा 100 की घात n, ये तो मिश्र धन निकलेगा, a मिश्र धन होता है, फिर बाद में हम चक्रवृद्धि ब्याज निकाल लेंगे। तो पहले हम मिश्र धन निकालते हैं। a बराबर p मतलब मूलधन, तो मूलधन की जगह 500 और इस बीच में कोई निशान नहीं होता तो ब्रैकेट और p के बीच में गुणा मानते हैं। 1 प्लस r मतलब 4% बटे 100 और 2 वर्ष के लिए तो n की जगह यहाँ 2 लिखेंगे। 4 एकम 4, 25 चौके 100। अब आप देखिए a बराबर 500 गुणे ये 25 एकम 25 एक 26 हो जाएगा, 26 बटे 25 और इस पर है वर्ग, तो इसी को बस सरल करिए। 500 गुणे 26 बटे 25 पर वर्ग है तो 26 बटे 25 को 2 बार ऐसे लिख सकते हैं गुणे में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। अब देखिए यहां से इसको काट देते, 25 एकम 25 दूना 50, 20 हो गया और इसको 5 से काटिए 50 25 और ये 5 चौके 20। अब आप देख रहे हैं कि a बराबर आ गया 4 गुणे 26 गुणे 26 और बटे में यहाँ 5 होगा। अब देखिए a बराबर, इसको गुणा कर लीजिए, 4 गुणे 26 बटे का 5, तो इसको गुणा करेंगे 26 को 26 से 4 और 26 गुणे 26 आपका हो जाएगा 676 बटे 5। इसको आप देखेंगे गुणा कर लेंगे तो 6 चौके 24 के 4, 6 चौके 24 के 4, 6 सत्ते 28 2 30, 6 चौक 24 और 3 27 बटे 5। इसको 5 से काटेंगे तो अमाउंट यानी मिश्र धन आ जाएगा। तो अब आप देखिए 5 से काटिए 55 25, 2 बचा, 5 चौके 20 और 5 चौके 20 और यहाँ से दशमलव लगेगा, एक 0 बढ़ेगा, भाई 55 25, 2 बचा 20, 5 चौके 20 पूरा पूरा कट गया, तो अब यहाँ पर 0 बढ़ेगा और दशमलव 5 8 40, ये 540.8 आया, ठीक है। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं 540.8 आएगा, ठीक है। तो यहां पर आपको इसमें से मिश्र धन मिल गया है। मैं थोड़ा सा रफ कर लेता हूं ताकि स्पेस हो जाए। अब देखिए यहां पर मिश्र धन आ गया, तो चक्रवृद्धि ब्याज जो आपको निकालना था, तो चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है मिश्र धन माइनस मूलधन। ये सूत्र आपको पता है, जब आप मिश्र धन निकाल लेते हैं तो मिश्र धन से मूलधन माइनस कर देते हैं तो चक्रवृद्धि ब्याज आ जाता है। ये 540.8 और माइनस का 500, तो ये 40.8 आ गया, ठीक है। ये आपका आ गया चक्रवृद्धि ब्याज। अब आपको दोनों का अंतर बताना था। अंतर जो आपको पूछा गया था, तो चक्रवृद्धि वाला ज्यादा है, इसमें से ये 40 को माइनस कर देंगे तो 0.8 का अंतर आ गया। इस प्रकार से आपका ये आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये प्रश्न बिल्कुल समझ में आ गया होगा और इसको आप ढंग से कर सकते हैं। तो इसी तरीके से अंतर करना होता है। बाकी देख लीजिए किसी प्लेस पे अगर कोई मल्टीप्लाई डिवाइड का कोई कैलकुलेशन में मिस्टेक हुई हो तो उसको एक बार चेक जरूर कर ले। फिलहाल कोशिश की जाती है कि गलती ना होने पाए, लेकिन फिर भी आप इसको चेक कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको 15 क्वेश्चन हो गए, 3 क्वेश्चन और मॉडल पेपर में बचे, उनको भी कर लेते हैं और फिर इस मॉडल पेपर को कंप्लीट करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16, इसमें आपसे कहा गया है कि ₹100 के अंकित मूल्य के 150 शेयर। देखिए अंकित मूल्य, एक शेयर का जो अंकित मूल्य है वो अंकित मूल्य कह सकते हैं एक शेयर के लिए है, ध्यान रखिएगा। ये आपका 100 रुपए है जो उसका मार्क प्राइस है, जो शेयर पे लिखा गया, कंपनी द्वारा डिसाइड किया गया, वो अंकित मूल्य है। और ऐसे 150 शेयर हैं जिनका बाजार मूल्य 300 रुपए। आप याद रखें, जब भी कोई शेयर खरीदा या बेचा जाता है तो वो बाजार मूल्य पर होता है, तो मार्केट प्राइस जिसको कहते हैं। बाजार मूल्य ₹300 है एक शेयर के लिए, ध्यान रखें, तो एक ही शेयर के लिए है। तो अगर एक शेयर का बाजार, अब जो भी इस पे खरीदारी होगी वो बाजार मूल्य पर ही होगी, बेचना खरीदना, तो बाजार मूल्य हमें पता है 300 और ऐसे शेयर है 150। तो इसका मतलब जो 150 शेयर के लिए, 150 शेयरों के लिए, अगर हमें इतने शेयर खरीदने हैं, 150 शेयर खरीदने के लिए या ऐसा बोल लीजिए कि 150 शेयरों का बाजार मूल्य, पहले हम इनका बाजार मूल्य पता कर लें। 150 शेयरों का बाजार मूल्य निकालना है तो 150 को 300 से गुणा कर देंगे, क्योंकि एक शेयर 300 का है, 150 शेयर 150 से गुणा हो जाएगा, 15 तिया 45, 45,000 रुपए ऐसे चाहिए अगर दलाली न लगी हो। अगर दलाली ना होता इस प्रश्न में और पूछा जाता 150 शेयर कितने के पड़ेंगे खरीदने के लिए, तो 45,000 के पड़ेंगे, ठीक है।
और इसके बाद अब यहाँ पर यही प्रश्न था ना, खरीदने के लिए कितना धन चाहिए, जबकि इसमें दलाली भी लगी, बीच में ब्रोकर को दलाली भी दी गई 3%, तो इसका 3% निकाल के माइनस कर दीजिए, बस उतना आपको धन चाहिए। अगर इस स्थिति में किसी को ये शेयर खरीदना है तो वो बाजार मूल्य पर खरीदेगा, तो खरीदने के लिए उसको 45,000 रुपए होने चाहिए, तो इस स्थिति में खरीद पाएगा। ठीक है, तो अगर उसे खरीदने के लिए दलाली भी देनी है तो अब दलाली निकालेंगे साथ में, भाई ये मूल्य तो उसका बाजार मूल्य है, ठीक है, प्लस दलाली और देना, दलाल को एक्स्ट्रा देनी होती है, सॉरी माइनस नहीं करेंगे प्लस करेंगे। तो हम पहले दलाली निकालते हैं कि कितनी दलाली है इसमें। दलाली है 3% किसका, ऑफ 45,000, इस 45,000 का 3%, तो 3% मतलब 3/100 और गुणे 45,000। यहां से देखिए 100 के 2 जीरो कट जाएंगे, 3 गुणे 450 ये हो गया, 0 3 5 15, 3 चौके 20 21, मतलब 2150 रुपए और देने पड़ेंगे। सॉरी यहां पर क्या ज्यादा हो गया, 0 3 5 15 के 5, 3 चौक 12, 1 13, 1350। ठीक है, 1350 रुपए और देने पड़ेंगे, तो 1350 इसमें बढ़ा लीजिए, 45,000 तो चाहिए ही होंगे, प्लस दलाली ये 1350 रुपए और देना होगा। तो ये खरीदने के लिए कीमत होनी चाहिए, यही आंसर आपका हो जाएगा। ये जो जोड़ा जा रहा है ये है खरीदने के लिए, इतने शेयर खरीदने के लिए धन की आवश्यकता, खरीदने के लिए धन कितना चाहिए वो ये चाहिए, जोड़ लीजिए 45 एक 46,350 रुपए, क्योंकि 45 हो गया 1,000 और 350, तो 46,350 रुपए होंगे, तो इस कीमत के शेयर खरीदे जा सकेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी, प्रश्नों को कैसे डील करना है। ध्यान रखें, हमेशा जो दलाली होती है वो बाजार मूल्य पर ही दी जाती है, तो खरीदते समय दलाल को 3% देना होगा, जितने का शेयर आप खरीदेंगे। तो 45,000 का शेयर खरीदा, उसका 3% 1350 और देना पड़ेगा दलाल को, इसलिए आपको पैसे चाहिए 46,350 रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, जब कोई समुच्चय इस रूप में लिखा जाए, ठीक है, तो ये आप देख लीजिए, x इज सच दैट, इसमें इसको ऐसे पढ़ा जाता है कि x ऐसा है कि x प्राकृतिक सम संख्या है, प्राकृतिक सम संख्या है। तो आप इसको इस रूप में लिख लीजिए, रोस्टर फॉर्म में लिख लीजिए, सिंपल। ये सारी चीजें बेसिक चैप्टर वाइज में पढ़ाई गई, वहां पर आप डिटेल में पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, इसको जनरल समझिए। इसका अर्थ ये कि x यानी जो भी ब्रैकेट के अंदर लिखा जाएगा वो प्राकृतिक सम संख्या होगा और 9 से छोटा होगा, लेस देन 9 लिखा, तो सम संख्या होगा तो 2 4 6 और 8 यही हो सकता है, जो 9 से छोटा भी हो सम संख्या हो। ध्यान रखें, जो इस तरीके से ब्रैकेट में पूरी लैंग्वेज लिख दी जाती है, जिसको गुण विधि भी बोलते हैं, ठीक है, या समुच्चय निर्माण विधि भी बोलते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म जिसको कहते हैं, इस रूप में लिखी गई चीज को जो ब्रैकेट में लिखा होता है उससे आप ऐसे कन्वर्ट कर लेंगे पहले। तो यहां बोला गया है, इसका मतलब x प्राकृतिक सम संख्या है, सम संख्या इवन नंबर, और वो भी लेस देन 9 से छोटी, तो इसका मतलब इतनी ही तो आएंगी। और इसी तरीके से b को भी समझ लीजिए, b में कहा गया x क्या है, प्राकृतिक संख्या और 5 से छोटा, प्राकृतिक यहां सम विषम नहीं, सीधे प्राकृतिक, मतलब 1 2 3 और 4, क्योंकि 5 तो 5 से छोटी लेना है तो 5 को लेंगे नहीं। फिर a यूनियन b बताना है, ठीक है, संघ समुच्चय बताना है, a यूनियन b जब भी बताना होगा तो दोनों के सभी समुच्चय लिखे जाएंगे, चाहे वो किसी में हो या ना हो, लेकिन एक एक बार रिपीट नहीं होनी चाहिए। जैसे 1 यहां है लेकिन वहां नहीं, फिर भी लिख लेंगे, 2 यहां भी है लेकिन एक ही बार 2 लिखेंगे, 3 यहां है यहां नहीं है फिर भी लिखेंगे, 4 यहां भी है और यहां भी है तो एक ही बार लिखेंगे, 6 ऊपर है लेकिन नीचे नहीं है तब भी लिखेंगे, 8 ऊपर है नीचे नहीं है तब भी लिखेंगे, सारे लिख गए। इस प्रकार से ये जो आता है ये आपका ए यूनियन बी। अगर इसमें कहता ए इंटरसेक्शन बी बताओ, तो ए इंटरसेक्शन बी में केवल ऐसे यू उल्टा होता जिसको सर्वनिष्ठ समुच्चय बोलते हैं। अगर ये बताना होता तो हमें उसमें जो मैच करते केवल वही लिए जाते, जैसे 2 यहां भी है 2 यहां भी है तो 2 हो जाता, 4 यहां भी है 4 यहां भी है तो 4 हो जाता, इसके अलावा कोई नहीं, क्योंकि बाकी सब मैच नहीं करे। ये आंसर होता ए इंटरसेक्शन बी, अगर पूछा होता तो ये आंसर होता, लेकिन आपसे केवल इतना ही पूछा था तो ये आपको बता दिया गया। आई होप आप इस प्रश्न को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, और आपसे यूनियन इंटरसेक्शन 2 अक्सर पूछे जाते हैं, तो आप इसको ढंग से समझिए और सीखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, और ये लास्ट क्वेश्चन इस मॉडल पेपर का देखते हैं, जो कि है x की घात 6 माइनस y की घात 6 का गुणनखंड। तो इसमें आप देखिए, जब भी घात 6 होगा तो आपको घात 3 के रूप में करना। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, x पर स्क्वायर और ऊपर घात 3, भाई 2 3 6 हो जाएगा। ऐसे ही y पर स्क्वायर और बाहर घात 3।
अब ये आप देख रहे हैं एक अंदर कुछ भी है, बाहर घात 3 है, तो मेन जो बाहर वाली पावर है वो सूत्र लगाएंगे। तो यहाँ एक सूत्र होता है, ध्यान रखें, ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर एक ब्रैकेट में ए माइनस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। या फिर एक और सूत्र इसका ध्यान रखिए, अगर प्लस में हो तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब कभी पूछा जाए तो आप कहेंगे ए प्लस बी, और यहां पर हो जाता है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। पैटर्न ये रहता, बस यहां प्लस की जगह माइनस रहता। और ये प्लस वाले में पहले ब्रैकेट में प्लस रहता, माइनस वाले में पहले ब्रैकेट में माइनस, अंदर सब प्लस। ये दो सूत्र का प्रयोग क्यूब के लिए होता है, घात 3 के लिए, इनको याद रखिए। तो इसी का अगर हम प्रयोग करें तो a की घात 3 माइनस b की घात 3, इस रूप का ये दिख रहा है, लेकिन a की जगह अगर पूछे तो अंदर वाला संख्या होगी जो एक्स स्क्वायर है। तो यहां जब माइनस वाला इसी में मान रखेंगे तो पहले a माइनस बी रखेंगे एक ब्रैकेट में, तो a की जगह तो अंदर एक्स स्क्वायर है और फिर माइनस बी स्क्वायर, यानी ये लिखेंगे, देखिए a माइनस बी, यहाँ केवल a था, a के स्थान पर यहाँ एक्स स्क्वायर, यहाँ वाई स्क्वायर है, इनको रखेंगे। फिर दूसरे ब्रैकेट में ऐसे रखेंगे a स्क्वायर, और यहां पर a के स्थान पर एक्स स्क्वायर था, तो एक्स स्क्वायर का भी स्क्वायर करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि आप a की जगह तो एक्स स्क्वायर ही रखेंगे सूत्र के अकॉर्डिंग, और ऊपर भी स्क्वायर लगा तो बाहर भी स्क्वायर लगाएंगे। ऐसे ही प्लस ए बी मतलब एक्स स्क्वायर, और ए बी का मतलब a गुणे बी होगा, तो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर दोनों का यहां पर गुणा करेंगे ऐसे। फिर प्लस है सूत्र में बी स्क्वायर, मतलब वाई स्क्वायर का भी स्क्वायर, ये आपको करना होगा। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और ये आपका आएगा, अब घात 4 हो जाएगा, एक्स की घात 4, भाई 2 दूनी 4, प्लस ये तो गुणा होगा नहीं, अब एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ऐसा ही रहेगा, प्लस ये वाई पर घात 4 हो जाएगा। और इसी प्रकार से ये देखिए, ये आपको जो आगे लिखा मिला है, ये आपको एक सूत्र और होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि आप लिखते हैं ए प्लस बी ए माइनस बी। इन सूत्रों को आपको अच्छे से याद रखना होगा। तो इसको आप लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई एक ब्रैकेट में और एक्स माइनस वाई एक ब्रैकेट, इतने पार्ट को ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता ही है, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, तो एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई इतने को लिख सकते हैं। और बाकी ये जो है सब कुछ ऐसे लिख दीजिए, आपका ये गुणनखंड कंप्लीट हो गया। अगर वो घात 6 में पूछते हैं तो, नहीं तो ज्यादातर घात 4 में पूछते हैं, जो मैं पिछले वीडियोस में कई बार करवा चुका हूं। इसमें मैंने घात 6 को भी करवा दिया कि अगर बदल के ऐसा आता है तो आप इन सूत्रों की सहायता से, ये आपका इतना क्वेश्चन है जो आप इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, आई होप आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। और अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही तो आप लोग अपने फ्रेंड्स में शेयर जरूर करें। और इसके पहले बहुत सारी वीडियोस आपके लिए कंटेंट चैनल पर अवेलेबल है, जिनको अगर आप देखते रहते हैं तो आपको कोई भी फेल नहीं कर पाएगा। आप बहुत अच्छे मार्क्स से पास होंगे और अच्छे से अच्छे मार्क्स आएंगे। आप लोग चैप्टर वाइज वीडियोस देखें और सारे वीडियोस को शेयर भी करते रहें, देखते रहें, तैयारी करें। आपका एग्जाम बेहतर होगा, आपके मार्क्स अच्छे आएंगे। सो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।